आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करना। लास्ट क्लास के वीडियोस में हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो पहला टाइप था यूनरी ऑपरेटर, उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी कर लिया है। आप अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद इस आज के वीडियो को देखें। इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। देखें, बाइनरी ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेंड के बीच में यूज होने वाला ऑपरेटर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूनरी ऑपरेटर के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो यूनरी ऑपरेटर के बारे में मैंने एक बात बताया था आपको कि यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी एक ऑपरेंड के मदद से यूज होता है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर जो है वो टू ऑपरेंड के साथ डील करता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब वैसे भी दो होता है। टू को हम कहते हैं बाइनरी और सिंगल एक को हम कहते हैं यूनरी। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। अब देखें आगे, हमारे पास एक टेबल है जो हमें बाइनरी ऑपरेटर के अलग अलग सिंबल्स को बताएगा और उन ऑपरेटर्स के नाम को बता रहा है, उनको यूज़ करने का फॉर्मेट और उनका डिस्क्रिप्शन और एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर रिजल्ट। देखें, सबसे पहला जो हमारा है वो ऑपरेटर का नाम है एडिशन ऑपरेटर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास है एडिशन, और ये एडिशन ऑपरेटर के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं प्लस का, और इसे यूज़ करने के लिए जो दो ऑपरेंड के बीच में यूज़ करने का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि हम दो ऑपरेंड दो तरफ लिखते हैं और उसके बीच में हम देते हैं इस प्लस ऑपरेटर को। इसे हम लोग कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। और ये एडिशन ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है? ये एडिशन ऑपरेटर रिटर्न करता है दो ऑपरेंड के अंदर स्टोर किया हुआ वैल्यू का सम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए के अंदर में 22 लिया है और बी के अंदर में 5 लिया है तो ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए का वैल्यू 22 एंड बी का वैल्यू 5। दैट मीन्स इट विल गिव्स अस अ रिजल्ट 27। ऑलराइट, अगला हमारा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम सबको मालूम है कि ऑलरेडी हम कि माइनस साइन का, जिसे हम मैथमेटिक्स में माइनस कहते हैं, इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसको लिखने का फॉर्मेट है a माइनस बी। इस ऑपरेटर के दोनों तरफ आपको दो ऑपरेंड लगा देना है। तो ये आपका उसका लिखने का तरीका हो गया। तो यहाँ पर हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये दो नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड करने में यूज़ किया जाता है। इसका जो रिजल्ट होगा, अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है 22 है ए के अंदर में, तो हो जाएगा सबसे पहले 22, फिर माइनस बी का वैल्यू है 5, तो लिखेंगे 22 माइनस 5, दैट विल गिव्स अस रिजल्ट 17। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मेट में, रिजल्ट में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल गया, रिजल्ट में उसका एग्जाम्पल मिल गया। बढ़ते हैं अब आगे मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन मतलब हमको ऑलरेडी मालूम है, मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैथ्स में जो मल्टीप्लाई का साइन का इस्तेमाल होता है, सिंबल का इस्तेमाल होता है, वो सिंबल जावा में हम यूज़ नहीं करते हैं। जावा में हम स्टार का यूज़ करते हैं। इसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं। एस्ट्रिक कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन को, सिंबल को। ये हो गया हमारा एस्ट्रिक या स्टार। हम जावा में इस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। और इसके लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, देखें, ए एस्ट्रिक बी, दैट मीन्स कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। जैसे ए का वैल्यू 22 है और बी का वैल्यू 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू देगा 110। ऑलराइट, वैसे ही डिवीजन के लिए देखें, सिंबल का यूज होता है ये स्लैश का साइन, और इसको लिखने का फॉर्मेट ये है a स्लैश बी, और ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या बोलना चाहता है, देखें, सपोज मेरे पास एक नंबर है 22 और दूसरा नंबर है 5, तो मैं अगर 5 से 22 को करता हूं डिवाइड, मैं
5 से 22 करता हूँ डिवाइड, तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। तो मुझे जो एज अ रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मैथमेटिक्स में अगर इसे मैं सॉल्व करता तो पॉइंट लगा सकता था यहाँ पर, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 देते और 5 4 ज़ा 20 हो जाता। लेकिन हम जावा में क्या करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। जावा में क्या होगा कि अगर हम स्लैश का यूज़ कर रहे हैं, स्लैश यानी कि इस डिवीज़न ऑपरेटर का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इस डिवीज़न ऑपरेटर के वजह से इसका जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कि इसका जो क्वेश्चेंट है, ये क्वेश्चेंट मुझे मिलेगा। जैसे कि 22/5 है तो मुझे एज अ रिजल्ट 4 मिलेगा, क्योंकि 4 इसका क्वेश्चेंट है। और लास्ट में एक नया ऑपरेटर है जो कि हम लोग मैथ्स में परसेंटेज के साइन के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इसका साइन का यूज परसेंटेज के लिए नहीं हो रहा है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें रिमाइंडर। तो इस मॉड्यूलस को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका सिंबल है ये परसेंटेज वाला सिंबल। यूज करने का तरीका हमारा वही है, ए मोड बी, यानी कि अगर हम ए के अंदर में 22 है और बी के अंदर में 5 है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 22 को, तो एज अ रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, एज अ रिमाइंडर मुझे मिलेगा 2। और यही जो 2 है ये रिमाइंडर है जो कि हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए मेरे यहाँ पर 2 लिखा है। उम्मीद करूंगा कि बाइनरी ऑपरेटर के बारे में जितनी डिस्कशंस थी, जितनी डिटेल्स की स्टडी थी, आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के 3 टाइप थे जिनके बारे में हम बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी यूनिरी ऑपरेटर के बारे में बात कर चुके हैं, अब बाइनरी, और उसके बाद आखिर में टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि बाइनरी में क्या किया गया था, 2 ऑपरेंड थे और उनके बीच में हम ऑपरेटर का यूज कर रहे थे और हमारा सारा काम हो रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, तो इसमें ऐसा नहीं होता। टर्नरी ऑपरेटर में हमारा जो ऑपरेंड होते हैं वो ऑपरेंड 2 नहीं, 1 नहीं, ऑपरेंड का नंबर होता है 3। देखें, टर्नरी ऑपरेटर डील्स विथ 3 ऑपरेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं इसे कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट? क्योंकि बिकॉज द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। यानी कि हम जो 3 ऑपरेंड का बात कर रहे हैं, उनमें से 2 ऑपरेंड के लॉजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करके जो रिजल्ट होगा वो तीसरे ऑपरेटर में स्टोर होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और इसे यूज करने का सिंटैक्स भी बताऊंगा। उस एग्जांपल के थ्रू आपको टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना जान लें कि टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होते हैं और इस टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले लिखना पड़ता है वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसके अंदर में आपका रिजल्ट स्टोर होने वाला है, और इक्वल ऑपरेटर के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि जिसको आप कंडीशन कह रहे हो या जिसे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन कह रहे हो, मैं उसे टेस्ट एक्सप्रेशन कह रहा हूं, वो इसके अंदर रहेगा। और ये टेस्ट एक्सप्रेशन कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। और टेस्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन हमेशा पैरेंथेसिस के बीच में रहेगा, यानी कि ब्रैकेट्स के बीच में रहेगा, और आपको उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है और उसके बाद एक्सप्रेशन 1, फिर ये कोलन, फिर एक्सप्रेशन 2। तो ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 क्या है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे। बिल्कुल निश्चित रहें, कोई असुविधा आपको नहीं होगी। लेकिन फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात है, उसे आप सुन लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल देख करके आज का वीडियो खत्म करने वाले हैं। देखें, बोला यह जा रहा है कि द वेरिएबल कंटेन्स द एक्सप्रेशन 1। अगर इस वेरिएबल के अंदर में एक्सप्रेशन 1 स्टोर होता है, ये एक्सप्रेशन 1 अगर जा करके इस वेरिएबल में स्टोर होता है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 बेसिकली वो 2 नंबर हैं जिनके बीच में हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को चेक करने वाले हैं।
तो बोला जा रहा है कि अगर एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल के अंदर जाकर के स्टोर होता है तो ये कब होगा ऐसा पॉसिबल, जब टेस्ट कंडीशन हमारा ट्रू होगा। जब हम टेस्ट कंडीशन में डाला हुआ जो भी टेस्ट कंडीशन हमारे पास है वो अगर ट्रू होता है तो हमारा जो एक्सप्रेशन 1 है वो एक्सप्रेशन 1 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल जिसको हम लिए हैं, जिसके अंदर में हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं, उस वेरिएबल के अंदर में जा करके ये एक्सप्रेशन 1 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल के अंदर में जाकर के स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि जो हम टेस्ट एक्सप्रेशन दिए थे वो ट्रू ना हो करके वो फॉल्स हो गया है, जिसके वजह से एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि अदरवाइज कि द वेरिएबल कंटेन्स द एक्सप्रेशन 1 इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, एक्सप्रेशन 2 अदरवाइज। तो टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन 1 जाएगा, और अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर में यानी कि वेरिएबल के अंदर में एक्सप्रेशन 2 जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, एग्जांपल हमारा ऐसा है कि दो वेरिएबल हमने लिया है, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3, और अब हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। तो थर्ड वेरिएबल हमारा है मैक्स। ये मैक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और हम इसके बाद लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट जो कि सिंटैक्स में हमने देखा। सिंटैक्स में हमने देखा था कि ब्रैकेट के अंदर में टेस्ट एक्सप्रेशन था। ब्रैकेट के अंदर में क्या था, टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसे मैं टी लिख रहा हूं। टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या डाल रहे हैं कि क्या a इज ग्रेटर देन b, ये मेरा कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन। हम चेक कर रहे हैं कि क्या a b से बड़ा है। फिर क्वेश्चन मार्क दिए हैं और एक्सप्रेशन 1 के जगह पर a लिखे हैं और एक्सप्रेशन 2 के जगह पर हम b लिखे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करें जहां पर a इज ग्रेटर देन b, ये मेरा टेस्ट कंडीशन है, तो क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर ये ट्रू है, क्योंकि a का वैल्यू 5 ऑब्वियसली 3 से बड़ा है। और अगर ये ट्रू होता है तो उस वक्त क्या होगा कि इस मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर में ये एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू स्टोर होगा। तो एक्सप्रेशन 1 में क्या है, एक्सप्रेशन 1 में a है और a का वैल्यू है 5, तो मैक्स के अंदर में जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स के अंदर में जाकर स्टोर हो जाएगा 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। देखें, वही लिखा हुआ है कि here the value 5 is stored in max as a is greater than b is true। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको समझाया। अब देखें एक और एग्जांपल सेम यही डेटा लेकर के। देखें, अगर हम सेम a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 रखते हैं, लेकिन बस टेस्ट कंडीशन को कर देते हैं चेंज। सपोज टेस्ट कंडीशन मेरा है a इज लेस देन b, अगर टेस्ट कंडीशन मेरा है a इज लेस देन b और हमने वेरिएबल लिया है मीन नाम का, पहले हमने वेरिएबल मैक्सिमम मैक्स लिया था, अब वैल्यू ले रहे हैं मीन, तो क्या ये a इज स्मॉलर देन b ट्रू है। a का वैल्यू है 5, क्या 5 लेस देन 3 होगा। तो आप बोलोगे नहीं सर ये फॉल्स है, 5 लेस देन 3 नहीं है। और हमको पता है कि अगर ये स्टेटमेंट, ये टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 जो कि यहां पर b है, इसका वैल्यू मीन के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3, तो ये 3 क्या होगा, मीन के अंदर में स्टोर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि here the value 3 is stored in mean as a is less than b is false। ऑलराइट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है और क्या क्या आपको समझ में आया है। अगर आपको डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप इस चैनल पे पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, इसका मतलब कि अगले वीडियो में आपके साथ हमारी मुलाकात डेफिनेटली होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक, एक नई नॉलेज के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।